नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर क्षितिज मावदे, जो कि बंसल हॉस्पिटल में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर क्षितिज, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तो आज हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण और हृदय रोग के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। डॉक्टर क्षितिज, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके बारे में बताएं। जी, वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है और ये वैश्विक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका वैश्विक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हमको ये समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी व्यापकता को समझना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण ऐसा है जो सर्वव्यापी है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम कहीं किसी से बच सकते हैं, चाहे कोई स्वस्थ हो, चाहे निरोगी हो, चाहे हेल्दी हो, चाहे अस्वस्थ व्यक्ति हो, उसको वायु प्रदूषण को झेलना ही है। और जो WHO की गाइडलाइन है, WHO के जो सर्वे है, वो ये बोलता है कि विश्व की 95% से ज़्यादा शहरी आबादी ऐसे शहरों में रह रही है जहाँ का वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो एक मानक स्तर से ऊपर है। मतलब विश्व की 95% शहरी आबादी अधिक वायु प्रदूषण को एक्सपोज हो रही है और वो इससे प्रभावित है। अब यदि हम जैसे हम बात करते हैं हृदय रोग विभागों की, हृदय रोग की, तो हृदय रोग में ये हम बोलते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, कोई स्मोकर है, तो उसको हृदय रोग की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन ये सारे जो फैक्टर हैं ये ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन जो वायु प्रदूषण है उसका पूरे पॉपुलेशन पे एक समान प्रभाव पड़ता है। तो यद्यपि ये व्यक्तिगत रूप से बहुत ही कम रिस्क को इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये पूरी पॉपुलेशन पे एक साथ प्रभाव करता है, इसलिए इसका जो टोटल नंबर ऑफ डेटा आता है वो ज़्यादा आता है। तो इसलिए इसकी व्यापकता ज़्यादा है, इसको हमें समझना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ का सर्वे ये बोलता है और कि 2010 का एस्टिमेट ने ये बोला था कि एक साल के अंदर जो होने वाली प्रीमेच्योर डेथ है, प्रीमेच्योर डेथ का मतलब वो होता है कि औसत आयु से पहले जिन लोगों की डेथ हो जाती है, उसमें से विश्व में 70 लाख डेथ ऐसी होती हैं एक साल में जो वायु प्रदूषण की वजह से हो सकती हैं, जिसमें से अकेले भारत में 13 लाख डेथ हो सकती हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। WHO का भी 2016 का डेटा यही बताता है कि दुनिया में जो 42 लाख डेथ उस साल हुई थी 2016 में, जिनको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर डेथ, औसत आयु से पहले वाली डेथ, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कारण वायु प्रदूषण था। और उसमें से काफ़ी जो डेथ्स थी वो हृदय रोगों की वजह से हुई थी। जी, तो चलिए, आपने ये सही कहा, क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद भयावह है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर क्षितिज, ये बताया कि वायु प्रदूषण का वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव, हृदय रोग आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, इनके बीच के संबंध के बारे में बताएं। जो मैंने अभी डेटा बताया आपको, इतनी डेथ्स का, जैसे 2016 का 42 लाख डेथ का डेटा था और उसके पहले जो एस्टिमेट था कि 70 लाख तक डेथ हो सकती हैं एक साल में, इन सब में 80 से 88% तक डेथ जो है वो हृदय रोग के कारण होती हैं। ऐसा ये भी इसी सर्वे में निकल के आया था। जैसे उस जो 42 लाख जो डेथ मैंने बताई थी, उसमें से करीब 35 से 37 लाख डेथ जो थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हृदय रोग से संबंधित थी। जी, तो इस तरीके से ये भी हृदय को भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव। जी, डॉक्टर क्षितिज, ये बताएं कि कौन कौन से हृदय रोग हो सकते हैं, क्या इसके भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, या हृदय रोग से जुड़ी और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? जी, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीपी से बात करते हैं, क्योंकि जब एनिमल स्टडीज़ की गई उसमें ये देखा गया कि यदि किसी एनिमल को डीजल के एग्जॉस्ट के साथ को एक्सपोज कर दिया जाए, मतलब वो जैसे हमारे जो हमारे गाड़ियों के एग्जॉस्ट होते हैं, जहाँ से डीजल के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, तो विद इन सम मिनट्स में भी 5 से 7 मिनट में बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी होता है, जो ऊपर वाला बीपी या नीचे वाला बीपी हम बोलते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी जो होता है, जो ऊपर का बीपी होता है, वो 2 से 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बढ़ जाता है विद इन मिनट्स। इसके अलावा जो डायस्टोलिक बीपी भी होता है वो भी 1 से 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ सकता है। तो पहली बात तो प्रदूषण, यदि हम थोड़ा भी ज़रा सा भी ज़्यादा प्रदूषण हुआ तो बीपी अपने आप में एक बढ़ेगा, एक तो ये है। दूसरा होता है कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से अटैक्स के रेट बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण होते हैं वो जब शरीर में पहुंचते हैं, उसके कण, प्रदूषित कण जब शरीर में पहुंचते हैं तो वो शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाने लगते हैं, जो कि खून का थक्का जमाने के लिए जवाबदार होते हैं। तो इसलिए यदि वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो
ये थक्के कहीं भी जम सकते हैं। यदि ये थक्के हृदय की नसों में जमने लग जाएँ तो हार्ट अटैक आ सकता है। यदि ये ब्रेन की नसों में जमने लगे तो जिसको हम बोलते हैं पक्षाघात हो गया है या लकवा लग गया है या स्ट्रोक हो गया है, वो भी हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है किसी का पंपिंग फंक्शन पहले से ही जैसे कम है, कोई नॉर्मली 60-70% तक पंपिंग फंक्शन हार्ट का होता है नॉर्मल पब्लिक में, पर बहुत से लोग होते हैं जिनको पहले अटैक आया है या पहले किसी और बीमारी की वजह से उनका पंपिंग फंक्शन कम है, ऑलरेडी पची, वो गोलियां ले रहे हैं, गोलियों से स्टेबल चल रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जिस समय किसी शहर में सडनली वायु प्रदूषण बढ़ता है तो उसके कुछ ही दिनों में, अगले आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हार्ट फेलियर के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, उनका एडमिशन रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब जो लोग पहले से स्टेबल थे गोलियों पे, हार्ट फेलियर के मरीज थे लेकिन गोलियों पे स्टेबल थे, अब इस वायु प्रदूषण से उनका वो हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो गया, अब वो दोबारा से हार्ट फेलियर में चले गए हैं, तो उनकी एडमिशन रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं हृदय गति या जिनको हम बोलते हैं रिदम डिसऑर्डर्स, हार्ट के रिदम के डिसऑर्डर्स, तो हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हृदय गति अनियमित हो सकती है जिसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल टैकीकार्डिया, ये सब हो सकता है। हृदय गति अनियमित हो सकती है। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सडन कार्डियक डेथ या जिसको बोलते हैं अचानक हृदय गति का रुक जाना, वैसे केसेस भी वायु प्रदूषण के बढ़ने से रिपोर्ट हुए हैं। जी, डॉक्टर क्षितिज ये बताएं कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से हृदय रोग हो सकते हैं? यही हृदय रोग के ही था, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ मतलब ये अटैक आ जाना, और एरिथमिया होना जो मैंने अभी बताया, हृदय गति का नियमित हो जाना, इस तमाम तरह के हृदय रोग जो है वो इससे हो सकते हैं। जी जी, चलिए इसकी बारे में हमने बात की थी। रमा चंद्राकर जी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, उनकी भी हम समस्या सुन लेते हैं। जी सर, आपका बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी दिल अचानक धड़कन एकदम तेज बढ़ जाता है और धड़कन बढ़ने के बाद हाथ पर एकदम लूज हो जाती है मेरा। जी डॉक्टर क्षितिज बता। जी, आपको कोई थायराइड की बीमारी है? आप ऐसा कुछ है, आपका थायराइड का चेकअप वगैरह कभी हुआ है? ऐसे लगता है कि अभी मैं हार्ट फेल हो जाऊंगी, ऐसे टाइप की लगता है। क्या लक्षण है? अच्छा, नहीं, इसके लिए आपको अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, आपका ईसीजी और इको करके देखना पड़ेगा, और आपकी एक थायराइड की जांच भी करना पड़ेगी कि कहीं आपका थायराइड तो नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए आपको जांचें करवाना पड़ेंगी, ईसीजी, इको, क्योंकि थायराइड अपने आप में कारण होता है, और यदि हृदय से संबंधित है तो उसके लिए आपने को ईसीजी, इको वगैरह करके देखना पड़ेगा, है ना। हार्ट का पंपिंग फंक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो तो भी हार्ट रेट बढ़ सकता है, थायराइड बढ़ रहा है तो भी बढ़ सकता है, कोई एंग्जाइटी है, लंबे समय से कोई चिंता चल रही है, उसकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो इसकी जांच करना पड़ेगी और फिर ये देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट का एकदम से बढ़ना हो सकते हैं, इसको हम हार्ट पैल्पिटेशन भी कह सकते हैं। डॉक्टर क्षितिज, क्या मैं सही यहाँ पे बोल रही हूँ? जी जी बिल्कुल जी, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो हर चीज़ों को अगर हम हार्ट से जोड़ के देख रहे हैं तो इको, ईसीजी इसके लिए बेस्ट है। डॉक्टर क्षितिज, अब ये बताएं कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए हृदय रोगियों को आखिर कौन कौन सी सावधानियाँ यहाँ पे बरतने की ज़रूरत है? जो ऑलरेडी पहले से हृदय रोगी हैं उन्हें हमें वायु प्रदूषण के एक्सपोजर से बचना है। तो कैसे एक्सपोजर से बचा जा सकता है? यदि कोई ऐसा कोई हृदय रोगी है जो किसी ऐसी जगह पर रहता है जो मेजर रोडवेज के 100 मीटर के दायरे के अंदर आता है, ऐसा कोई घर है जहाँ पर वो 100 मीटर रहता है, तो अब वो घर तो नहीं बदल सकता, एटलीस्ट वो उस कमरे में रह सकता है जहाँ की खिड़कियाँ डायरेक्ट रोडवेज की तरफ ना खुलती हों, मेन रोड की तरफ ना खुलती हों। इसके अलावा यदि हृदय रोगियों को हम बोलते हैं कि वो नियमित एक्सरसाइज करें, बाहर जॉगिंग पे जाएं या वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, तो ऐसे हृदय रोगी जो ये एक्सरसाइज करते हैं उनसे गुजारिश यही रहेगी कि वो या तो सुबह के समय निकलें जब प्रदूषण वायुमंडल में कम होता है, जब गाड़ियों की आवाजाही कम होती है, या रात में निकलें जब गाड़ियों की आवाजाही कम होती है, और ऐसी जगहों का चयन करें जहाँ पर कम व्यस्तता होती है, कोई पार्क हुआ, उद्यान हुआ जो कि साफ़ सुथरा वातावरण रखता है, ऐसी जगह पे जाके वो विचलन करें या अपनी चहलकदमी करें। इसके अलावा यदि आपको एक्सपोजर से बचने के लिए जैसे यदि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं, जो हृदय रोगी हैं, यदि उनके घर में चूल्हे वगैरह का यूज़ होता हो, लकड़ी, कोयला या उपले जिसको बोलते हैं, कंडे जिनको बोलते हैं, इसको जलाते हैं, तो वो ना करें उनके घरों में, ताकि क्योंकि वो भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं और हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। जी, तो किसी भी प्रकार के एयर पॉल्यूशन से यहाँ पे बचना होगा, स्पेशली जो हार्ट से जुड़ी जिनको समस्या हैं। डॉक्टर क्षितिज, ये बताएं कि वायु प्रदूषण को किस तरह से मापा जाता है? जी, वायु प्रदूषण को मापने के जो पैमाने बनाए गए हैं उसमें सबसे एकमात्र जो कारण निकल के आया, एकमात्र पैमाना जो सारी दुनिया में जाना जाता है वो है पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम बोलते हैं पीएम। तो ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? तो ये पार्टिकुलेट मैटर
ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और अपनी नंगी आंखों से हमको नहीं दिखाई दे सकते। इनका साइज़ वेरी करता है, ये 100 माइक्रोमीटर से लेके 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे तक हो सकते हैं। इनके साइज़ के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है कि यदि तो ये साइज़ 100 से कम है किसी का, 100 से कम है किसी पार्टिकल का साइज़, तो उसको PM100 के अंडर में गिना जाता है। यदि इसका 10 से कम है और 2.5 से ऊपर है, मतलब 2.5 और 10, इन सबको PM10 के नाम से गिना जाता है। और यदि 2.5 से कम है तो PM2.5, और यदि 0.1 से भी कम है तो उसको PM0.1। अब इनको अलग अलग तरीके से देखें तो PM10 जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कोर्स पार्टिकल्स बोला जाता है, या कोर्स पार्टिकल या बड़े कण जिसको बोल सकते हैं। और PM2.5 जो है वो फाइन पार्टिकल्स कहलाते हैं, महीन कण जिनको बोल सकते हैं। और PM0.1 जो होते हैं वो बहुत ही महीन अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कहलाते हैं। ये PM जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये किसी डस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, किसी धूल का हो सकते हैं, कोई परागकण हो सकता है, कोई जैसे हमने लकड़ी जलाया, कोयला जलाया तो जो उसके काले शूट जो निकलते हैं वो वायुमंडल में सस्पेंडेड हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये सब मिला के ये पार्टिकुलेट मैटर, इसका कलेक्टिवली जो निकल के आता है एक रेशो, उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर जी। तो इसके हिसाब से वायुमंडल के प्रदूषण को इसको नापा जाता है कि PM2.5 खासतौर से जो हानिकारक होते हैं वो जितना छोटे होते जाएंगे उतना ज़्यादा हानिकारक है। तो PM2.5 हानिकारक होता है और PM2.5 से ज़्यादा हानिकारक PM0.1 होता है। PM100 सेफ माना जाता है और PM10 जो होता है वो भी थोड़ा बहुत हानिकारक होता है जी। डॉक्टर क्षितिज, आप ये बताएं वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से दो बिंदुओं में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि बाहरी कारण हैं जो घर के बाहर हैं, और दूसरा हो सकता है घर के अंदर से, क्योंकि घर के अंदर से भी वायु प्रदूषण को हो सकता है। जो बाहरी कारण हैं उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो हो गया कि जो प्राकृतिक है, जैसे ज्वालामुखी का फटना या जंगल में आग लग जाना, या फिर बहुत लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, उसकी वजह से खूब सारी डस्ट निकलती है और वो वायुमंडल में सस्पेंडेड हो जाती है। ये तो हो गए प्राकृतिक कारण। लेकिन जो मानव निर्मित कारण है जिसमें सबसे बड़ा आता है औद्योगिकरण और दूसरा आता है वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो औद्योगिकरण तो फिर भी कई बार जिस शहर में ज़्यादा उद्योग हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, या उस एरिया में ज़्यादा होगा जहाँ उद्योग धंधे लगे हुए हैं। लेकिन जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है ये सर्वव्यापी है, क्योंकि हर शहर, हर गांव, आजकल तो हर गांव में भी वाहन चलते ही हैं। और जो वाहनों से धुआं निकलता है उसको हम इस तरह के भी समझें क्योंकि वो ज़मीन के स्तर से निकलता है, वो एग्जॉस्ट निकलता है, ज़मीन पे निकलता है। और जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं है कई बार वो ऊपर के वायुमंडल में ज़्यादा जाता है। तो इसलिए ये दोनों ही मानव निर्मित बहुत बड़े, सबसे बड़े सोर्स हैं, जिसमें से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद आता है कि घर के अंदर। तो घर के अंदर से तो हमको पता ही है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग कहीं चूल्हे पे खाना बनता है तो वहाँ पे कहीं लकड़ी जलती है, कहीं कोयला जलता है, कहीं उपले जलाए जाते हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं तो कुछ नहीं तो जो फसलों का जो बच गया कुछ सूखा कचरा वगैरह वो भी जला देते हैं। कुछ लोग होते हैं जब ठंडियों में कोई घर में कोयला जला लिया कि गर्म रखना है, या जो हीटर वाले होते हैं इनको जला लिया जाता है। तो ये सब भी हम वायु प्रदूषण का कारण है। ये सब इंडोर वायु प्रदूषण जिसको बोलते हैं, घरगुती वायु प्रदूषण, वो फैलाते हैं जी। डॉक्टर क्षितिज, आप ये बताएं क्या घरेलू गतिविधियों से भी वायु प्रदूषण हो सकता है, जैसे कि आप इंडोर का हाँ, ये जो मैं जिक्र कर रहा था ये सब घरेलू वातावरण के हैं। इसके अलावा केरोसिन से निकलने वाला केरोसिन के स्टोव से जो निकलते हैं पार्टिकल्स जलने के बाद, वो भी घर के अंदर के वायु प्रदूषण को बढ़ाने में कारक होते हैं जी। रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल में लिखा गया है कि रूम फ्रेशनर भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वायु प्रदूषण घर के अंदर फैलाता है। इसके अलावा अगरबत्तियाँ जो हम जलाते हैं यदि वो भी अधिक मात्रा में जलाई जाएँ तो वो भी घर के वायु प्रदूषण को बढ़ाने में ही सहायक होती हैं। एक और छोटा फैक्टर है जो हर घर में होता है, वो है खाना पकाना, क्योंकि खाना पकाए बिना तो कोई घर नहीं चलता। अब इसमें भी जो फ्राइंग है, जो तेल में चलने वाली चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल क्रिएट करते हैं। तो ये जो है ये किचन जो होता है, ये किचन भी अपने आप में एक वायु प्रदूषण का कारक होता है जी। डॉक्टर क्षितिज, आप ये बताएं वायु प्रदूषण के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आखिर क्या नतीजे हैं? वायु प्रदूषण के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्टडीज़ की गई हैं, जिनमें जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। कि ये देखा गया है कि यदि किसी शहर में अचानक से वायु प्रदूषण बढ़ गया, जो मैंने पार्टिकुलेट मैटर की बात करी थी PM2.5 की, यदि वो PM2.5 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब प्रति घन मीटर के हिसाब से बढ़ जाता है कुछ शहर में अचानक से, तो आने वाले 2 दिनों के अंदर जो हार्ट से डिसीज़ या किसी भी वजह से डिसीज़ में इजाफा देखा गया है। इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो ये कम से कम 0.7% से
1% तक डेथ जो है बढ़ जाती हैं। यदि किसी शहर में 100 डेथ हो रही थी तो सडनली वो 101, 102, 103 सडनली 2-3 डेथ एक्स्ट्रा होने लगती हैं 2 दिन के अंदर। तो ये शॉर्टकालिक जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जिसको बोलते हैं लघुकालिक, वो होता है। और दीर्घकालिक इफेक्ट को हम इस तरह से नाप सकते हैं कि जैसे किसी शहर में प्रदूषण बढ़ा और काफ़ी लंबे समय तक रहा, महीनों महीनों वो प्रदूषण बढ़ा रहा, तो उसमें भी ये देखा गया है कि प्रति 10 माइक्रोग्राम पर घन मीटर के हिसाब से यदि कोई PM 2.5 का लेवल बढ़ जाता है और लंबे समय तक सस्टेन करता है तो भी लॉन्ग टर्म में 6 से 10% तक ऑल कॉज मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु की दर 6 से 10% तक बढ़ जाती है उस शहर में। जी तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आज हम हृदय रोग से संबंधित चीज़ों पे बात कर रहे हैं। अगर आपके भी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर क्षितिज से आप सलाह ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर क्षितिज, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे थे कि लॉकडाउन जब हुआ और लॉकडाउन के बाद अब जब हम अनलॉक हो रहा है तो धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा वायु प्रदूषण कम होने से हृदय रोग के मरीजों में कमी आई है। लेकिन अब फिर से हम अनलॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब निजी वाहनों पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि अब वायु प्रदूषण फिर से एक बार तेज़ी से सामने आए। जी, ये तो है, क्योंकि जो लॉकडाउन आया था उसमें हृदय रोगों की संख्या में कमी देखी गई थी। ये अकेला किसी एक शहर या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ये जो आंकड़े थे पूरे विश्वव्यापी थे। विश्व के हर जगह में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस हो, चाहे कहीं भी हो, सभी जगह हृदय रोगियों की संख्या में कमी देखी गई थी। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो समझ में आया वो यही था कि जो वायु प्रदूषण था जो लॉकडाउन के जैसे कम हुआ, उसकी वजह से शायद जो अटैक्स के रेट थे वो थोड़े कम हो गए, हार्ट अटैक के रेट कम हो गए। हालांकि इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम डेटा वाइज बात करते हैं तो ये है कि हाँ, ये वाली बात सही है कि हृदय रोगियों की संख्या में अचानक से कमी आई है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोग डर की वजह से हॉस्पिटल तक नहीं आए हों, लेकिन चूंकि ये विश्वव्यापी रूप से देखा गया है तो ये माना जा रहा है कि जो वायु प्रदूषण कम हुआ उसकी वजह से हो ना हो कुछ संख्या में हृदय रोगियों की संख्या में भी कमी आई है। जी डॉक्टर क्षितिज, जानना चाहूँगी कि नेचुरली किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसमें हम लोग ऐसा ह्यूमन बीइंग, हमारी क्या इसमें इम्पोर्टेंस हो जाती है, हमारा रोल इसमें कैसे होगा? हाँ, ये वायु प्रदूषण को जैसे मैंने बोला, अभी जो घरेलू वायु प्रदूषण है उसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमारा एक है कि हम गाड़ी लेके बाहर जाते हैं और उससे धुआं फैलता है और ये है, तो इसको तो पहला तो यही है, जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो वायु पोल्यूशन है, तो उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदल चलें। यदि छोटी दूरी के लिए जाना है तो हम पैदल चलें या साइकिल से जाएं। या हम ये कर सकते हैं कि यदि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि जिसमें एक साथ 40-50 लोग जा सकते हैं तो वायु प्रदूषण कम होगा। जब तक ज़रूरी ना हो, सड़क पे यदि गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करें कि गाड़ी सड़क पे ना निकालें आप, या फिर ऐसे साधनों से जाएं जिनमें ये पेट्रोलियम पदार्थ यूज़ नहीं होते हैं, जैसे साइकिल हो गया या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी, यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जो अभी भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, कंडे लकड़ी और अपना गैस बचाने के लिए करते हैं, तो वो प्लीज़ ना करें। इसके अलावा यदि आप घर में भी, जैसे जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि वो इंडोर पॉल्यूशन से कम एक्सपोज हों, तो कोशिश करें कि चिमनी वगैरह का यूज़ करें। जैसे एटलीस्ट जब आप खाना बना रहे हैं तो चिमनी को यूज़ करें, ताकि जितना भी पॉल्यूशन है तुरंत बाहर चले जाए और वो आपके घर में ना फैले। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर क्षितिज, एक और चीज़ के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम डेटा वाइज भी बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को ज़्यादा इससे खतरा रहता है कि पुरुषों को, ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए, ऐसा है कि महिलाएं घर के अंदर रहती हैं ज़्यादातर, यदि हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात ना करें, और पुरुष तो बाहर निकलते हैं, तो लेकिन जो भी बाहर निकलेगा वो एक्सपोज तो होगा जी। तो ये वायु प्रदूषण के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्सपोज होगा उसके ऊपर उसको खतरा रहेगा ही, चाहे फिर वो महिला हो चाहे पुरुष हो। बाहर कम से कम निकलें, बाहर कम से कम निकलें का मतलब जितना ज़रूरी है उतना निकलें। और यदि आपको बाहर जाना ही है तो कम से कम ऐसे रोड्स पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। और यदि मान लीजिए उसी रोड पे ही जाना है तो कम से कम उस समय पे जाएं जिस समय पे उस रोड पे प्रदूषण या गाड़ियों की आवाजाही कम होती है। तो जितना हम एक्सपोजर से बचेंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए ये कहना है कि महिलाओं को ज़्यादा है कि जो, हाँ, अब जैसे कुछ महिलाएं ग्रामीण होती हैं, वो ज़िंदगी भर से चूल्हे पे ही खाना बना रही हैं, तो उनको तो डेली उस पर एक्सपोज होना है। तो ऐसी महिलाओं में हो सकता है पुरुषों से भी ज़्यादा एक्सपोजर का रिस्क हो। लेकिन क्योंकि गाँव के पुरुष हैं, शायद उनको शायद वातावरण साफ मिलता हो, वो बाहर घूमते हैं, लेकिन महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं। तो ये
समय समय पर स्थान के हिसाब से और परिवेश के हिसाब से ये रिस्क चेंज हो सकता है। जी, चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने यहाँ पे बात कही। डॉक्टर क्षुतिज, आप ये बताएं कि क्या सलाह आप देना चाहेंगे खान पान को लेकर? ये कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है? अगर हम बात हृदय रोग की करते हैं तो खान पान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? खान पान तो देखिए, खान पान तो अपनी जगह पे है जहाँ तक वो स्वस्थ खाना लें, क्योंकि उसका वायु प्रदूषण से कोई रिलेशन नहीं है। आप जैसा खाएंगे वैसा है। हाँ, आपका खाना कुकिंग आप किस चीज़ पे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप लिक्विड फ्यूल्स का, जैसे कि एलपीजी गैस वगैरह है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको स्वच्छ ईंधन बोला जाता है, तो बेहतर है, ताकि वो आपके किचन में वायु प्रदूषण को कम से कम करेंगे या घर के अंदर के प्रदूषण को कम करेंगे। लेकिन यदि आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं, कोयले पे खाना बनाते हैं, तंदूर बनता है या जिसमें कोयले जलता है, या कोई और जिसमें कंडे वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यदि आपको करना ज़रूरी ही है, यदि आपको चूल्हे पे ही खाना बनाना है, आपके पास साधन नहीं है, तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे करें जो जगह थोड़ी खुली हो, ताकि वो धुआं सारी जगह फैल जाए और आपके पास कम से कम आए। किचन जो है हमेशा हवादार होना चाहिए, उसमें अच्छी वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो भी फ्राइंग से, जो भी डीप कुकिंग से या फ्राइंग से जो भी फ्यूम्स निकल रही हैं वो तुरंत डिस्पर्स हो जाएं, पूरे वातावरण में फैल जाएं और आपके घर के अंदर कम से कम रहें। इसलिए लोग बोलते भी हैं किचन में कोई एग्जॉस्ट फैन लगा लेते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो चिमनी वगैरह भी लगा सकते हैं आप, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। चूल्हे पे, कोयले पे बनाना ज़रूरी है तो खुले में बनाएं, ताकि वो कहीं एक बंद कमरे में ना बनाएं। बंद कमरे में बनाएंगे तो वो घर में फैलेगा और वो ज़्यादा आपके श्वसन तंत्र में जाएगा और ज़्यादा नुकसान कराएगा। चलिए, एक आखिरी मैसेज आप हमारे दर्शकों को कुछ देना चाहें, क्योंकि इस वक्त अब कोरोना काल भी है, तो ऐसे में कुछ इम्पोर्टेंट और स्पेशल मैसेज? हाँ, यही कि वैसे भी कोरोना काल है, घर से बाहर तो कम ही निकलना है। जितना कम निकलेंगे उतना आप एक्सपोज भी होंगे और उतना आप वायु प्रदूषण भी फैलाएंगे, क्योंकि आप जाएंगे बाहर तो डेफिनेटली या तो आप 2 व्हीलर लेके जाएंगे या 4 व्हीलर लेके जाएंगे। तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दें, स्वस्थ वातावरण में रहने की ज़्यादा कोशिश करें। बाहर निकलना ज़रूरी ही है तो बिज़ी आवर्स को और बिज़ी ट्रैफिक को छोड़ के ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पर ज़्यादा बिज़ी आवर्स, जहाँ बिज़ी ट्रैफिक भी ना हो और जहाँ जिस समय पे ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो, तो अपने हेल्थ को आप ज़्यादा अच्छा से रख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्षुतिज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने इंपॉर्टेंट स्केड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।